गुड इवनिंग साथियों। साथियों हिंदी साहित्य में 12 मासा कविता देख रहे थे साथियों, जो बहुत अच्छी कविताएं अध्याय 8 है साथियों। शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ के अभ्यास से है इसमें साथियों, इसलिए जरूर से जरूर क्लास को पूरी दिखा करो साथियों। और एक बात और बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से आप तक आपसे वंचित ना रहे साथियों। 500 की पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है हमारी, 1000 की पेमेंट कंप्लीट कराओ ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छी तरीके से क्लासें दे पाऊँ साथियों। इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहण यानी कि नागपति बेथा कथा का चित्र हमने शब्दों में लिखी है। हमें शब्द में क्या क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की बात नहीं, आपको खुश होना है क्योंकि उसे जो भी चीजें रिलेटेड हो आपको लिख देना है साथियों। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। नागमती के लिए यह परिवर्तन बहुत कष्टप्रद है क्योंकि दिन तो जैसे जैसे कर जाता है परंतु रात नहीं करती है। रात में उसे रह रहकर प्रिय की याद सताती है, यानी जो पति की याद सताती है। वह गर्मी अकेली होती है, अतः यह स्थिति उसे वियोग के चरम तक ले आती है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे दीपक की बातें पूरी पूरी रात जलती रहती है। नागमती भी वैसी ही विरगनी में जल रही है। अगहन मास की ठंड जमाने वाली होती है। नागमती के हृदय को तो यह ठंड कपा रही है। वह सोचती है कि यदि उसके पति उसके साथ होते हैं तो वह इस ठंड को भी झेल पाती है। यदि मेरे पास मेरा पति होता तो मैं इस ठंड को झेल लेती, क्योंकि ये दोनों एक बिस्तर में लपेट कर परस्पर संभोग करते इस प्रकार से उस ठंड को झेल लेती। वो अपने इस कविता में बताना चाहता है, परंतु उनकी अनुपस्थिति इसके बल को दोगुना किए जा रहे हैं। वह यही सोचकर व्याकुल हो रही है। इस तरह पति की उपस्थिति में बनाव श्रृंगार करने में लगी रहती है, परंतु नागमती के लिए बनाव श्रृंगार कष्टप्रद लग रहा है। कहने का मतलब है कि जो स्त्री आज की जो स्त्रियां हैं वो भी अपना पति मर जाता है या कहीं बाहर चला जाता है कमाने के लिए, तो बिना पति की उपस्थिति में स्त्री क्या करती है, अपना श्रृंगार करती है। लेकिन नागमती ऐसा नहीं करती है। उसके लिए पति प्रदेश हो गए हैं ये, तो इसके लिए ये बनाओ श्रृंगार के दिखाने का मतलब है उसका पति प्रदेश में हो चुका है, परदेशी पति हो चुका है। अब किसके लिए श्रृंगार का एक पति भी जीवित नहीं है। कहने का मतलब ये उसका पति नहीं है यहाँ पर। लोग शीत की मार से बचने के लिए स्थान पर हर स्थान पर आग जलाकर बैठे रहते हैं, परंतु नागमती को तो विरह के रूप अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है। नागमती के लिए अगहन मास की कुछ कहा नहीं देता है, क्योंकि जलाकर क्योंकि बाहर कितनी भी ठंड क्यों न हो परंतु विरह के अंदर रहकर उसे जला ही देती है साथी। वो तो ये विरह कविताएं साथी हो। जियत खाई मुंह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो देखो, नागमती का पति प्रदेश गया हुआ है। पति की अनुपस्थिति उसे भयंकर लगती है। वह पति के वियोग में जल रही है। एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न विरह को अपने बाद रूप में चित्रित किया गया है। जिस तरह अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है, वैसे ही विरोह रूपी बाघ नागमती को जीवित नोच नोच कर खा रहा है। उसे लगता है कि जैसे विरह रूपी बाघ उसे अपने शिकार बनाने के लिए नजर उठाए बैठा है, जो उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता है। जब जब तक उसे यह बाघ उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा तब उसे इसको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाव यह है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत कष्टप्रद है, बहुत दुखीप्रद है। विरह ने इतनी उग्र होती जा रही है कि उसका विपरीत असर प्रत्यक्ष रूप में न दिखाई दे, परंतु प्रत्यक्ष रूप में उसे वह लीद रहा है, उसे खींच रहा है। वह चाहकर भी स्वयं को सांत्वना नहीं दे पा रही है, बस इस अग्नि में केवल जल रही है। वह अपने आप को शांत नहीं कर पा रही है। तीसरा प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न बताना चाहता है, यही में तो कलर चेंज करेंगे क्योंकि एक एक हो चुका है। एक मिनट रुको, इसको हटा दीजिए। तीसरा प्रश्न बताना चाहता है कि माघ महीने में विरह को क्या अनुभूति होती है, किस प्रकार होते हैं। तो माघ के महीने में ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है। चारों ओर पाला आता कोहरा छाने लगता है। विरहिणी के लिए यह स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है। इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती। यदि पति की अनुपस्थिति इसी तरह रही तो उसे माघ की ठंड से अपने साथ ले जाकर माने की कहने का मतलब जो इंद्रराज है, जो ठंड का राजा है, वो मुझे अपने साथ लेके चला गया यमराज जी मुझे चला गया। यदि मेरा इसी प्रकार ठंड पड़ती रहेगी तो यह मास उसके मन में काम की भावना को जागृत करता है। वह प्रियतम से मिलने को व्याकुल होती है। उसे इस बात से इसी बीच इस में होने वाली वर्षा उसकी व्याकुलता को बढ़ा और भी बढ़ा देती है। वर्षा में भीगे हुए नागमती के गीले वक्त तथा आभूषणों को तीर के समान चुभ रहे हैं। उनसे बनाव श्रृंगार तथा तक भाता नहीं है। प्रियतम की विरह में तड़पते तड़पते वह सूख कर कष्टे कांटा हो रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि विरह में वह इस प्रकार जल रही है कि उसका शरीर राख के समान उब ही जाएगा। क्लियर।
श्रोता बताना चाहता है कि वृक्षों से पत्ते तथा वनों से ढांके किसी माह में गिरते हैं, इससे विरह का क्या संबंध है। तो देखो, फागुन मास के समय में वृक्षों से पत्ते तथा वनों से डाके गिरते हैं, तब फागुन के महीने में विरहणी के लिए ये माघ बहुत ही दुख देने वाला है। चारों ओर गिरते पत्तियों से अपने टूट प्यासा के समान पत्ते तोड़ रहा है। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में विद्यमान आशा को धूमिल कर रहा है कि उसका प्रियतम शीघ्र ही आएंगे। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है। जैसे अपने कार्यकाल समाप्त हो जाने पर पीले पत्ते रंग के हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, वैसे ही प्रियतम की विरह में जल रही नायिका का रंग पीला पड़ रहा है। मतलब फागुन मास से दुख को शांत करने के स्थान पर बड़ा कर रहा है। यानी कि कोई कहता है ना कि कोई व्यक्ति जल रहा है, उस जले हुए आग में घी छिड़कता है। इस प्रकार फागुन के समाप्त होते होते वृक्ष में नई कांपले या फूल आकर उसे पुनः जान डालेंगे, परंतु नागमती के जीवन में का कोई आगमन कब होगा ये कहना संभव नहीं है। कब उसका पति आएगा, कब उसे खुशी होगी, ये कहना संभव नहीं, नामुमकिन है साथ। वही साथियों, अगला पांचवा है कि व्याख्या कीजिए। तो देखो, भला कि पियंस तो कहे हूँ संदेशड़ा ये भंवरा ये काग जो सोधनी बिरही जरी हुई एक सी। तो देखो, दुखी नागमती भोरे तथा कोई से अपने प्रियतम के पास संदेशा ले जाने को कहते हैं। किसको? भोरे को और कोयल को। कोए कोए को कोए को नहीं, कौवा होता है इसको, उसके अनुसार उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताएं। प्रियतम की विरह के मनागमती कितने गहन लोग रहे हैं, इसका पता प्रियतम को अवश्य लग जाना चाहिए। अतः उसे संबोधित करते हैं कि तुम दोनों वहां जाकर प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी आग में जल रही है, मर गई है। उसे उस अग्नि से उठा लाने वाले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। कोई से और बड़े से कहते हैं कि जाओ मेरे पति के पास, मेरे प्रियतम के पास से कहो कि तुम्हारी पत्नी आग में जल चुकी है, राख हो चुकी है, और उसी आग में उसी धुएं के कारण हम दोनों काले हो चुके हैं। इस प्रकार में इसका विषय अपने पति से करना चाहते हैं। अगला है कि दरकत डरा मासू घरा आड़ बये सब पंख संके दीन सारस होई रनी आई समटे ऊपर। तो देखो, प्रस्तुत पंक्ति में नागमती अपनी प्रियतम वो अपने विरह रूपी दशा का वर्णन कर रही है। वह कहती है कि प्रियतम तुमसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत बेकार हो चुकी है। मैं तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दुख में रो रही हूँ कि मेरी आंखों से आंसू रूप में सारा रक्त बाहर निकल गया। इसी तरह तड़पते हुए मेरा सारा मांस भी गल गया है। मेरी हड्डियां संग के जैसे श्वेत दिखाई दे रही है। वह आगे कहते हैं कि तुम्हारा नाम लेते लेते मेरे सांसों की जोड़ी के समान तड़प तड़प कर मर गई हूँ। इस समय मृत्यु के समीप हूँ, अतः तुम इसे शीघ्र आकर मेरे पंखों को समेट लो। तुम शीघ्र जाओ और मेरे पंखों को समेट लो। आगे बताया गया है कि तुम्हें बिनु कंता तनि करहु तन तिन वर पा डोल तेई पर बिरह जराई के चाहिए बुलावा छोड़। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती कहते हैं कि प्रियतम मैं तुम्हारे वियोग में स्तुति जा रही हूँ, मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई, अर्थात मैं कमजोर हो गई हूँ, मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा शरीर वृक्ष के समान हिलने लगता है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंके से हिलने लगता है, इसी प्रकार मैं कमजोर होने के कारण हिल जाती हूँ। इसी इस पर यही विरह ने मुझे मुझे रात बनाने को बेगर लगा, मेरे मन की बात को भी उठाए ले जाना। आगे घर में बताया गया है, घर तो ढक गया भाई, गाड़ेंगे। घर में बताया गया है कि यह तन जोरो जार के कहे कि पवन उड़ाए मकुटई मार्ग हुई पर वो कंक पे धरे हुए पाओ। तो देखो, नागमती अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं स्वयं को तन को विरहग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूँ। इस तरह मेरा शरीर राख का रूप धारण कर लेगा। पवन मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के रास्ते में बिखेर देगी। इस प्रकार मार्ग में चलते हैं पथिका में राग रूपी स्पर्श पर भी यदि मेरा जो भी राग है वो उड़ जाएगा और मेरे पति के सामने गिर जाएगा, तो मेरा पति इसको स्पर्श करेगा। यदि पैर रखेगा तो मुझे स्पर्श होगा, तो मैं खुशी से झूम उठेंगी। ये कविता में इस समय में बताना चाहती हूँ। छठा प्रश्न है कि प्रथम दो छंदों में से अलंकार छाट कर लिखिए और उनमें उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। पहला पद है कि ये दुख के दगद न जाने कन जोवन जन्म करे पसिमंतु। प्रस्तुत पद की भाषा अवधि शब्दों का इतना सटीक वर्णन किया गया है कि भाषा दुआ ही में और गवेता की गुणों से भरी है। भाषा सरल और सहज है, इसमें दुख दगत तथा जोबर जल में अनुप्रकाश अलंकार है। वियोग से उत्पन्न विरह को बहुत मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। विरह के दुख की तीव्रता पूरे पद में दिखाए गए हैं। दूसरा पद है कि विरह बाड़ी बा दारुण सीज कपी कपी मरो ले जी। प्रस्तुत पद में भाषा अवधि शब्दों का इतना सटीक वर्णन किया गया है कि भाषा प्रभावी और शोक दयाता के गुणों से भरी है।
भाषा सरल सहज बिरह बाड़ी मन प्रकाश अलंकार है, कापी कपी में पूर्व प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके मास में खंड की मार सजीव वर्णन कपी वर्णन किया गया है। साथ क्लियर हुआ। देखो सातवां प्रसंग है। साथ है किसी अन्य कवि द्वारा रचित विरह वर्णन की दो कविताएं चुनकर लिखी और अपने अध्यापक को दिखाए। पहला पद है मीराबाई कि देखो, तो सो लाग्यो न रे प्यारे नागर नंद कुमार मुरली तेरी मन हरियो बिसराई अगर निवाहा। जब ते श्रवण नुनी दुन्नी परी आंगन न सुवाए पार दी जू चौके नहीं मिगरी बेदी दहाए। पानी पीर न जान जो मीन तड़प मरी जाए रसिक मधुबन्ने मरमक को नए समुझ कमल सुभाए। आगे बताया गया है कि दीपक को जो दया नहीं उड़ी उड़ी मरद पतंग मीरा प्रभु गिरधर मिले जैसे पानी मिली कहे राम। दूसरा पद है कि निसी दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित बरसा ऋतु हम जरे बस में श्याम सिदाए। दोबारा सुनो, निसी दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित बरसा ऋतु हम पर जब ते श्याम सिदारे। दृढ़ दृंग अंजन रहित निसी बासर कर सकोल बय कारे कंचको पल सुकृत नव कमो दीक्षित बनारे। आलू आलू सलील भई सब काया पलन जात ऋषि तारे सूरदास प्रभु यह रे परके तो ठाकुर काहे बिसारे। ओके, ये दोनों पद है मीराबाई के, दोनों को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आठवां है नागमती वियोग खंड पूरा पढ़िए और जैसे के बारे में जानकारी प्राप्त की भी विद्यार्थी पुस्तकालय से ले पुस्तक पढ़ी और अपने शिक्षक की सहायता से इसका अध्ययन भी करे साथ है। क्लियर। तो कौन सा दिया था साथ इधर आठवां का साथ, आठवां कंप्लीट हो गया। आज कल हमका नवा देख जाएगा, नवा था पार्ट आठवां था कि क्लियर हो चुका है, थंबनेल चेंज हो चुका है, बहुत ही आकर्षक था।